और स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने कक्षा 8 साइंस का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। इस चैप्टर की मैंने एक वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया और मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए पहले देखिए और फिर उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए ताकि आपको और भी ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए हम स्टार्ट करने वाले हैं सूक्ष्म जीव एवं मित्र एवं शत्रु। इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और साथ साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपको दोस्तों को भी इससे हेल्प मिल सके, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि सूक्ष्म जीव तो हमने कल अच्छे से पढ़ लिया था कि सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं। फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ कि सूक्ष्म जीव बच्चे वे जीव होते हैं जो कि इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें अपनी नॉर्मली आंखों से देख ही नहीं सकते, ठीक है। इन्हें एक यंत्र की सहायता से देखा जाता है तो इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म का मतलब होता है बच्चों बहुत छोटा और जीव का मतलब तो जीव यानी कि बहुत छोटे जीव को हम यहाँ पर सूक्ष्म जीव कहते हैं। लेकिन इस टॉपिक का नाम है मित्र एवं शत्रु, यानी कि ये छोटे मोटे जीव जो होते हैं ये हमारे लिए मित्र भी होते हैं और ये हमारे शत्रु यानी हमारे दुश्मन भी होते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर ये हमारे छोटे मोटे जीव जो है कैसे हमारे दोस्त है और कैसे हमारे शत्रु हैं, तो वो हमने कल पढ़ लिया था, थोड़ा सा पढ़ा था, ठीक है। जहाँ तक कि अच्छा मैंने आपको यहाँ पर अंडरलाइन करवा दिया था कि ये सूक्ष्म जीव जो होते हैं आपके 4 प्रकार के उनके वर्गों में बांट दिया गया है। जो सूक्ष्म जीव होता है बच्चों उनको 4 प्रकारों में बांटा गया है, 4 प्रकार के वर्गों में। एक है आपके पास जीवाणु, दूसरा है कवक, तीसरा है प्रोटोजोआ और तीसरा है चौथा है आपके पास शैवाल। तो ये आपके 4 प्रकार के जीव हो गए, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। आपको पता ही होगा कि यहाँ पर जो है ये मलेरिया की वजह से आपका अतिसार और प्रोटोजोआ की वजह से आपको जो है अतिसार और मलेरिया बीमारी होती है। जब जीवाणु हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर जाती है तो उससे हमें टीबी बीमारी हो जाती है और टाइफाइड हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा हमने देखा था कि विषाणु जिसको हम वायरस भी कहते हैं, ये इससे हमें पोलियो जैसी बीमारी होती है, खसरा भी इसी की वजह से होता है, जुकाम जब में होती है इसी की वजह से, या फिर इन्फ्लुएंजा या फिर आपको खांसी होती है बच्चों, ये सब आपको वायरस से ही होती है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो विषाणु का है कोरोना वायरस जो कि अभी भी चल रही है। तो आपको तो कोरोना वायरस का एग्जाम्पल तो सबसे पहले आता होगा क्योंकि यह एक जो है खुद एक वायरस है। आपको पता है कि कितना ज्यादा खतरनाक होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो आज हम यहाँ पर हमने इन सब के फिगर में भी देख लिया था, ठीक है। और हमने कल यह भी देखा था कि आखिर सूक्ष्म जीव रहते कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। ये देख लिया था हमने। और आज जो हम पढ़ने वाले थे तो आज का हमारा टॉपिक है बच्चों सूक्ष्म जीव ए और हम, यानी कि सूक्ष्म जीव और हम के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। सूक्ष्म जीवों की हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चे आप इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि ये जो आपके छोटे मोटे जीव यानी कि सूक्ष्म जीव है ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। इस बात को आप इसको छोटे हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप इसको हल्के में लीजिएगा, यह हमारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी भी होता है, हमारे लिए बहुत खतरनाक भी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके आगे इनमें से कुछ हमारे लिए लाभदायक होते हैं तो कुछ हमारे लिए हानिकारक होते हैं तथा जीवों में रोग के कारक होते हैं। आइए हम इसका विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो वही जो मैंने अभी आपको बताया कि सूक्ष्म जीव जो होते हैं ये हमारे दोस्त भी होते हैं, यानी हमारे लिए ये लाभदायक भी होते हैं और हमारे लिए हानिकारक भी होते हैं। बच्चों ये हानिकारक क्यों होते हैं? क्योंकि ये हमारे जीवों में रोग उत्पन्न कर देते हैं, इसी वजह से हम इनको हानिकारक बोलते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं मित्रवत सूक्ष्म जीव के बारे में कि आखिर ये हमारा सूक्ष्म जीव जो होता है ये हमारा दोस्त कैसे है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमारा सूक्ष्म जीव जो है वो हमारे लिए दोस्त कैसे बन सकता है। तो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर सूक्ष्म जीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। अभी हमने देखा कि सूक्ष्म जीव जो होता है वो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी होता है, लेकिन यह केवल हमारे जीवन के लिए उपयोगी नहीं होता, ये हमारे विभिन्न कार्य
करने में भी इसके उपयोग किए जाते हैं। जैसे कि दही बनाने में बच्चों, आप दही तो आप सभी खाते होंगे, ब्रेड भी खाते होंगे, केक भी खाते होंगे। तो ये ब्रेड, दही या केक बनती है, इन सबको बनाने में बच्चों सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि हमने पहले पढ़ा कि सूक्ष्म जीव जो होते हैं कोई हमारे लिए रोग भी उत्पन्न करते हैं, तो वो हमारे लिए दुश्मन हो गए। लेकिन यहाँ पर सूक्ष्म जीव हैं, ये हमारे लिए दोस्त हैं, हमारे मित्र हैं। कैसे? क्योंकि इन्होंने हमारी मदद की दही बनाने में, ब्रेड बनाने में और केक बनाने में। और जैसा कि आपको पता है कि दही में जो, अच्छा आपने पहले कभी इससे पहले सुना है कि दही में भी छोटे मोटे जीव होते हैं? नहीं सुना होगा ना, लेकिन अब शायद सुन लिया होगा, ठीक है, या फिर पिछली कक्षा में भी पढ़ा होगा। तो दही में क्या होता है बच्चों कि छोटे मोटे जीव होते हैं, लेकिन ये जीव जो होते हैं ना हमारे लिए कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। ब्रेड में भी जीव होते हैं, केक में भी जीव होते हैं, तो ये हमारे लिए नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि ये सब हमारे लिए फायदेमंद वाले जीव होते हैं। तो इसीलिए हमारे ये दोस्त हो गए। चलिए देखते हैं यहाँ पर उसके आगे। यहाँ पर आपको एक सबसे जो है, जो नॉर्मली आप घर मतलब कि आप सबके घर में जो, या फिर आपके पापा होंगे, या फिर आपने आस पड़ोस में भी देखा होगा कि लोग तो शराब बहुत पीते हैं, अल्कोहल का बहुत ज्यादा वो सेवन करते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि प्राचीन काल में, प्राचीन काल का मतलब है बच्चों बहुत समय पहले से ही सूक्ष्म जीवों का उपयोग अल्कोहल बनाने में भी किया जाता है। तो अब आप इस बात को अच्छे से नोट कर लीजिएगा कि यहाँ पर सूक्ष्म जीवों का उपयोग दही बनाने में, ब्रेड बनाने में, केक बनाने में तो किया जाता था, लेकिन अब जीवों का उपयोग तो हम अल्कोहल बनाने में भी करने लगे हैं। ठीक है, करने नहीं लगे हैं बच्चों, बहुत पहले से की जा रही है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना है कि हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग बहुत सारे चीजों में करते हैं, तो ये हमारे लिए दोस्त हो गए। चलिए देखते हैं यहाँ पर पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। अब आप कहेंगे कि ये छोटे मोटे जीव तो हमारे खाना बनाने में हमारी थोड़ी सी मदद कर दी, लेकिन ये हमारे इन्वायरमेंट को भी साफ सुथरा रखता है। कैसे? चलिए आगे जानते हैं। यहाँ पर उदाहरण के लिए कार्बनिक अवशिष्ट, जैसे कि कार्बनिक अवशिष्ट जैसे कि आपके सब्जियों के छिलके हो गए, या कोई जंतु जो आपके मर जाते हैं, या विष्ठा इत्यादि का अपघटन जीवाणु द्वारा किया जाता है तथा हानि रहित पदार्थ बनते हैं। बच्चों क्या होता है यहाँ पर कि जो भी आपके अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, सॉरी कार्बनिक अपशिष्ट होते हैं, जैसे कि आपने कई बार देखा हो, जैसे कि आपने आलू के छिलके देखे होंगे बच्चे, सब्जियों के छिलके देखे होंगे, कोई जंतु आपका मर जाता है, तो इन सब पर क्या करते हैं कि छोटे मोटे जीव आ करके इनको जो होते हैं अपघटन कर देते हैं और इससे हानिकारक पदार्थ बनता है। लेकिन इससे क्या होता है कि हमारे आसपास जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं इन सब खत्म हो जाते हैं, और हमारे वायु हमारे जो है पर्यावरण में ये प्रदूषण उतना ज्यादा नहीं होता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, जो आप में से शायद सभी बच्चों ने देखा होगा कि आप कहीं, अगर मान लीजिए कि आप कहीं रोड पर जा रहे हैं, तो आपने कई बार देखा होगा कि कोई जीव जंतु होता है जो मर गई होती है। ठीक है, लेकिन जब आप उसी रास्ते से जा रहे होते हैं तो आपने देखा होगा कि वो जो है कुछ दिन बाद जो होता है, कुछ दिन बाद नहीं सॉरी, यहाँ पर क्या होता है कि जब आप कोई जीव जंतु रोड पे आपने देखा होगा मरा हुआ, तो वो आपने देखा होगा बहुत उसमें से बहुत गंदी वाली स्मेल आती है। ठीक है, और फिर अब जब कुछ दिन बाद जब आप उसी रास्ते से जाते हैं तो आप देखते होंगे कि वहां पर तो वह जीव है ही नहीं। लेकिन यहाँ पर से आप में से बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि शायद उस मरा हुआ जीव को किसी ने हटा दिया होगा, लेकिन ऐसा भी बच्चा होता है कि जो ये मरे हुए जीव होते हैं इनके ऊपर छोटे मोटे सूक्ष्म जीव आ करके उन पे अटैक करते हैं, और आपने देखा होगा कि छोटे मोटे जीव जिनमें बदबू दे रहा होता है, जिनमें गंदी सी स्मेल आ रही होती है, मर गई होती है, उसमें जो गंदी सी स्मेल आ रही होती है ना बच्चों, वो इसीलिए आ रही होती है क्योंकि छोटे मोटे जीव होते हैं तब उन पर अपना कार्य कर रहे होते हैं, तभी आपको उस मरे हुए जीव से आपको स्मेल आ रही होती है। ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ पढ़ते हैं आगे। जीवाणुओं का उपयोग औषधि उत्पादन के लिए या कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने में भी किया जाता है, जिससे कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। तो अगर आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि हम जीवाणु का उपयोग जो है
मेडिसिन बनाने में भी करते हैं बच्चों। मेडिसिन यानी कि औषधि बनाने में भी किया जाता है। और साथ साथ जो है, जो किसान लोग होते हैं, जो कृषि करते हैं, वो मृदा की उर्वरता में, मृदा होती है ना, मृदा में क्या होता है कि उर्वरता होती है ना, उर्वरक, उसमें वृद्धि करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अब पहले आप इस बात को अंडरलाइन कर लीजिए, जो मैं अभी आपको अंडरलाइन करवा रही हूँ कि हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, मैं अभी आपको ऑनलाइन करवा रही हूँ, तो आप उसे अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, एक सेकेंड। सबसे पहले आप लिखिएगा यहाँ पर कि सूक्ष्म जीवों का उपयोग जो होता है विभिन्न कार्य में किया जाता है, जैसे कि दही बनाने, ब्रेड बनाने में, केक बनाने में, साथ साथ अल्कोहल बनाने में। आप ये सब लिखिए। उसके अलावा आप दूसरा पॉइंट ये लिखेंगे कि पर्यावरण को स्वच्छ रखने में भी सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए तो कार्बनिक अपशिष्ट, सब्जियों के छिलके हो गए, ठीक है, और जंतु अवशेष का अपघटन कर दिया जाता है। साथ साथ जो होता है जीवाणु का उपयोग जो है हम औषधि उत्पादन करने में या कृषि मृदा की उर्वरता को बनाए रखने में भी इस्तेमाल करते हैं। तो आपको पता चला कि ये हमारे दोस्त हो गए, क्योंकि ये हमारे पर्यावरण को सुरक्षा करते हैं, हमारे मेडिसिन को बनाते हैं, मिट्टी में जो होता है उर्वरता की वृद्धि को बनाए रखते हैं, साथ साथ पर्यावरण को स्वच्छ तो रखते हैं। दही, केक, ब्रेड बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो बच्चों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमारे छोटे मोटे जीव हमारे लिए दोस्त भी होते हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर आगे टॉपिक है कि दही एवं ब्रेड का बनना। अभी हमने पढ़ा था यहाँ पर कि ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं, हम उनका उपयोग तो दही और ब्रेड बनाने में भी करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं, चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं कि जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। जी हाँ बच्चों, आपने कई बार आपने कक्षा 7 में भी इसके बारे में पढ़ा है कि जो जीवाणु होते हैं ना, वो दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं, यानी कि दूध जो होती है वो उसको दही में बदल देते हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे, क्योंकि आप देखिए जीवाणु यहाँ पे एक प्रकार का आपका सूक्ष्म जीव है। ठीक है, जीवाणु क्या प्रकार का आपका सूक्ष्म जीव है, और जीवाणु के द्वारा क्या किया जाता है कि दूध को दही में बदल दिया जाता है। यहाँ देखिए आपके एक दोस्त आ गई है जो काफी ज्यादा भ्रम में है। ठीक है, ये आश्चर्य इस बात से है कि वो देखती है कि उसकी मम्मी जो है एक दिन गर्म दूध में ना थोड़ा सा दही डाल देती है। क्या करती है, थोड़ा सा दही मिला देती है, जिससे कि दही जम जाता है। और अब ये बूढ़ो देखकर परेशान है कि आखिर इतनी सी दही डालने पर पूरा दूध दही में जम गया, आखिर ये हुआ कैसे। तो आपको तो थोड़ी बहुत आइडिया होगा ही कि जीवाणु जो होते हैं इनमें दूध में जनन करते हैं, जिसकी वजह से ये दही में जाकर परिवर्तित हो जाता है, चेंज हो जाता है। चलिए आगे पढ़ते हैं उसके आगे। दही में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जिनमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख होते हैं, जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। बच्चों, ये जो आपका अभी जो मैंने आपको बताया ये लाइन इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको भविष्य में बहुत ज्यादा काम आएगी। और आप इस बात को भी हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपसे यह क्वेश्चन जो है किसी कंपटीशन वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है, स्पेशली तब जब आप साइंस के कंपटीशन में जाते हैं। तो इसीलिए इन छोटी मोटी चीजों को भी याद रखिए। अब हमने देखा था कि हमारा दूध जो होता है दही में परिवर्तित हो जाता है, क्यों, वो हमने देखा यहाँ पर सूक्ष्म जीव की वजह से। तो आखिर क्या होता है वो सूक्ष्म जीव में, कौन सा सूक्ष्म जीव है और कैसे परिवर्तित होता है हमारा वो दही में, अभी हम देखने वाले हैं। सबसे पहले आप ये ध्यान रखिएगा कि दही में क्या होते हैं कि आपके बहुत सारे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। उन्हीं में से आपका एक सूक्ष्म जीव होता है लैक्टोबैसिलस जीवाणु। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि दही में आपके बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं, जिनमें से आपका एक सूक्ष्म जीव होता है लैक्टोबैसिलस जीवाणु, और इसी की वजह से आपका दूध जो होता है दही में चेंज हो जाता है। इसीलिए आप इस बात को कभी नहीं भूलेंगे। चलिए मैं आपको एक बार और याद दिला देती हूँ कि चलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि दूध को दही में कौन परिवर्तन करता है बच्चों, तो आप कहेंगे लैक्टोबैसिलस नामक एक जीवाणु के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आखिर ये दूध को दही में परिवर्तित करते कैसे हैं,
देखते हैं कैसे करते हैं। वह दूध में जनन कर उसे दही में परिवर्तित कर देते हैं। तो यानी कहने का मतलब बच्चों ये था कि ये जो आपका लैक्टोबैसिलस जीवाणु था, इसने दूध में जनन की, रिप्रोडक्शन की, ठीक है, और इससे आपका वह दही में जाकर चेंज हो गया। चलिए देखते हैं यहाँ पर जीवाणु पनीर यानी चीज, अचार एवं अन्य खाद्य पदार्थों के उत्पादन में भी करते हैं। तो अगर आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि जीवाणु का केवल हम उपयोग दही बनाने में ही नहीं, बल्कि इसका उपयोग पनीर या अचार होते हैं या और भी बहुत सारे खाद्य पदार्थ होते हैं, उनका निर्माण करने के लिए भी जीवाणु का उपयोग किया जाता है। रवा, जिसे हम सूजी कहते हैं, इडली एवं भटूरे का एक महत्वपूर्ण संघटक दही है। आप जो बच्चे इडली बनाते हैं या भटूरे बनाते हैं, इन सब में आपका दही का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका मतलब है कि आप भी जीव खाते होंगे ना, क्योंकि आप दही खाते हैं, दही में जीव होती है। चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? यहाँ पे सोचने वाले बच्चों बात ये है कि आखिर इडली एवं भटूरे में दही होता है कैसे? तो यहाँ पर क्या होता है कि जीवाणु एवं यीस्ट चावल के आटे के किण्वन में सहायता होते हैं, जिसमें इडली और डोसा बनता है। बच्चों क्या होता है, जो आप इडली और डोसा खाते हैं ना, इसमें क्या होता है कि आपके जीवाणु और यीस्ट चावल के आटे में, जो जीवाणु जो आपके चावल के आटे होते हैं ना, उसमें जीवाणु और यीस्ट होते हैं, और ये जो आटे के किण्वन में वो काफी ज्यादा सहायता करते हैं, जिससे कि आपका इसी चावल के आटे से आपका इडली और डोसा बनाया जाता है। इसका मतलब है कि आप एक जीव को खाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर आगे हमारे पास एक एक्टिविटी है, ठीक है, 2.3। यहाँ एक्टिविटी कह रहा है कि एक बर्तन में आपको हाफ किलोग्राम यानी कि 500 ग्राम आपको आटा लेकर के, उसमें मैदा लेकर के, थोड़ी सी आपको चीनी डाल करके और गर्म पानी में मिला देना है। देखो बच्चों, यहाँ पे एक्टिविटी कह रहा है ये कि आपको कम से कम जो है 500 ग्राम आपको आटा लेनी है, और आटा में आपको थोड़ी सी मैदा मिला करके, सॉरी थोड़ी सी मैदा नहीं मिलानी है आपको, आप चाहे तो आधा केजी आटा ले या फिर 500 ग्राम आप मैदा ले, यानी कि इन दोनों में से कोई आप एक चीज ले लें, और इनमें क्या करना है, आपको थोड़ी सी चीनी डाल करके और आपको गर्म पानी में से मिला देना है, और फिर क्या करना है, इसमें थोड़ी सी आपको एक चुटकी ईस्ट पाउडर डाल देनी है, और फिर उसको आटे को जो है गूंथ देना है। आप 2 घंटे बाद क्या देखते हैं, क्या आपने गूंथे हुए मैदे को उठा हुआ यानी कि फुला हुआ पाया? तो जब बच्चों क्या होगा कि जब हम जो है आटे लेंगे या मैदा लेंगे, और फिर उसमें क्या करेंगे कि हम उसमें चीनी मिला देंगे थोड़ी सी, और हम उसमें गर्म पानी मिला देंगे, और थोड़ी सी मात्रा मतलब एक चुटकी अगर हम ईस्ट पाउडर मिला देंगे, और फिर उसको अगर हम आटे को जो गूंथ देंगे, तो 2 घंटे बाद देखने पर ना आपका वो आटा जो होगा आपको फुला हुआ मिलेगा, जैसे कि आपको इस फिगर में दिखाया जा रहा है। आपका 2 घंटे बाद जो होगा आपका ये आटा जो होगा फूल चुका होगा। लेकिन अब आप कहेंगे कि आखिर ये फूला कैसे, कैसे फूला? चलिए आइए देखते हैं। ईस्ट तीव्रता से जनन करके शोषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं, और गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे का आयतन बढ़ा देते हैं। यह बेकिंग उद्योग में ईस्ट के उपयोग का आधार होता है, जिसमें ब्रेड, पेस्ट्री, केक बनाए जाते हैं। तो अब देखिए क्या हुआ कि आपका ये मैदा जो था इतना जल्दी फूल कैसे गया? बच्चों ऐसा इसीलिए क्योंकि आपको पता है कि हमने इस मैदे में जो है थोड़ा सा ईस्ट डाला था, और जैसे ही ईस्ट डाली जाती है तो ये आपका जो होता है बहुत ही तेजी से रिप्रोडक्शन करने लगता है, और शोषण के दौरान ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर देता है उस मैदे वाले गुदे हुए मैदे में, ठीक है। और फिर जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड को पता है गैस होती है, तो वो गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे का आयतन बढ़ा देते हैं, यानी कि उसकी वॉल्यूम जो होती है बढ़ जाती है। इट मीन्स कि वो आपका फूल जाता है, ठीक है। अब देखिए क्या कहता है कि ईस्ट का उपयोग केवल हम जो है यहाँ पर मैदे को फुलाने में ही नहीं, बल्कि हम ईस्ट का उपयोग जो है बेकिंग उद्योग में, जहाँ पर ब्रेड, पेस्ट्री या केक बनाए जाते हैं, वहाँ पर भी ईस्ट का खूब इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चलिए तो अभी हमने देख लिया इसके बारे में। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग के बारे में, ठीक है। सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग के बारे में हम पढ़ेंगे।
चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी आपको पता चला कि हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं और अब हम पढ़ने वाले हैं कि सूक्ष्म जीवों का वन्य जीव का उपयोग कैसे किया जाता है वो देखते हैं। ठीक है, बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब एवं एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है, जो गेहूं, चावल, फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में ईस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। तो जरा अब आप इस बात को अच्छे से ध्यान रखिए बच्चों कि यहाँ पर क्या कहा जाता है कि ये जो आप देखते हैं ना अल्कोहल, अल्कोहल तो आप सबने सुना होगा, शराब तो बहुत ही ज्यादा सुना होगा, या फिर आपकी एक एसिटिक एसिड भी होती है। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है, चाहे आपका अल्कोहल का निर्माण करना हो या शराब का या फिर एसिटिक एसिड का, इन तीनों को निर्माण करने में जो होता है सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो 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 गेहूं, चावल या फलों के रस में आपका प्राकृतिक शर्करा में ईस्ट द्वारा अल्कोहल और शराब का उत्पादन किया जाता है। अब देखिए आपका कि आपका अल्कोहल और शराब का उत्पादन कैसे किया जाता है बच्चों। तो जो आपके गेहूं, चावल या फल के रस होते हैं ना, उसमें आपके प्राकृतिक शर्करा होते हैं, उनमें ईस्ट मिला करके जो होता है उनको अल्कोहल और शराब बना दिया जाता है उससे। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे आपके पास फिर से एक एक्टिविटी है। ठीक है, और अब हम इस एक्टिविटी को करने वाले हैं यहाँ पर, जिसका नाम है एक्टिविटी 2.4। ठीक है, 500 ml का बीकर लेकर इसमें 3 से 4 भाग यानी कि 3/4 भाग पानी भाग तक आपको जल भर लेनी है और इसमें 2 से 3 चम्मच आपको चीनी भी देनी है। इसमें ½ चम्मच आपको इस पाउडर डालना है और इसे 4 से 5 घंटों के लिए उष्ण स्थान यानी कि गर्म वाले स्थानों पर छोड़ देना है। और अब जो ये विलियन तैयार हुआ है इसको सूंघ कर देखो जरा क्या होता है। तो इस एक्टिविटी में हमें ये कह रहा है कि आपको जो है 500 मिलीग्राम का आपको एक पात्र यानी आपको एक बीकर यानी कि आप कोई बर्तन में ले सकते हैं, इसमें आपको 3/4 भाग जो आपको जल भर देनी है और 2 से 3 चम्मच आपको चीनी देनी है उसमें और आधा चम्मच में ईस्ट पाउडर डालना है। और 4 से 5 घंटे बाद जब हम देखेंगे और उसको जो है उष्ण स्थान पर रख देना है और फिर आप जब उसको सूंघोगे तो आपकी जो गंध होगी अल्कोहल की, जैसे आपको उसमें से गंध उसकी आ रही होगी। तो जब हम एक्टिविटी करेंगे तो यह गंध जो होगा आपका अल्कोहल की है, जो चीनी के अल्कोहल में परिवर्तित होने का ऐसा हुआ। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की यह प्रक्रिया किण्वन अथवा फर्मेंटेशन कहलाता है। अब देखिए जरा हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं। तो जब हम इस एक्टिविटी को करेंगे ना, तो जब सूंघेंगे हम इसे तो इसका गंध जो होगा बिल्कुल आपका अल्कोहल की तरह होगा। लेकिन अब आप कहेंगे कि आखिर आपका अल्कोहल कैसे बन गया, हमने तो अल्कोहल लिया नहीं था। तो बच्चों क्या हुआ कि इस एक्टिविटी में हमने चीनी डाली थी। ठीक है, आपका चीनी क्या होता है, यही आपका अल्कोहल में जा करके परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अभी देखिए हम यहाँ पर देखते हैं कि किण्वन किसे कहते हैं और जिसे हम इंग्लिश में फर्मेंटेशन भी कहते हैं। क्या होता है ये देखते हैं। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की यह प्रक्रिया किण्वन अथवा फर्मेंटेशन कहलाती है। तो किण्वन या फर्मेंटेशन कहते किसे हैं बच्चों। तो यहाँ पर क्या था कि जब चीनी आपका जो था अल्कोहल से चीनी डाला तो जैसे आपका वो अल्कोहल में चेंज हो गया, तो इसी प्रक्रिया को हम किण्वन यानी फर्मेंटेशन कहते हैं। लेकिन अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ ये इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप इसे पूरा रट लीजिए। ठीक है, ये जो आपको दिख रही है इस फिगर में, ये व्यक्ति जो है आपके एक साइंटिस्ट हैं। ठीक है, और इनका नाम है लुई पास्चर। ठीक है, लुई पास्चर ने किण्वन की खोज की थी 1857 यानी कि 1857 में। तो यहाँ पर क्या हुआ, अभी हम इतना देर से किण्वन के बारे में पढ़े जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसकी खोज किसने की, तो किण्वन की खोज जो है लुई पास्चर ने की थी। किसने किया था, लुई पास्चर ने किया था। और कब किया था बच्चों, 1857 में। किस चीज की थी, तो किण्वन की थी। तो यहाँ से आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लुई पास्चर ने किण्वन की खोज कब की, तब आप कहेंगे 1857 में। और अगर आपसे ये पूछा जाता है कि लुई पास्चर ने 1857 में किस चीज की खोज की थी, तब आप कहेंगे किण्वन की। और आपसे इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किण्वन की खोज किसने की थी, तो लुई पास्चर ने। ठीक है, आप इसे बहुत अच्छे से याद रख लीजिएगा।
ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर आगे है आपके पास यहाँ पर सूक्ष्म जीवों का औषधीय उपयोग। यानी कि अभी हमने पढ़ा था कि सूक्ष्म जीवों का उपयोग तो हम मेडिसिन यानी कि औषधि को बनाने में भी करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं चलिए आइए देखते हैं। जब कभी आप बीमार पड़ते हो तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं अथवा कोई अन्य प्रतिजैविक की गोली अथवा कैप्सूल देते हैं। बच्चों क्या होता है कि जब हम बीमार होते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें वो पेनिसिलिन की इंजेक्शन देते हैं या फिर हमें कोई एक प्रतिजैविक की टेबलेट या कैप्सूल दे देते हैं, ठीक है, जो कि आपकी ये दवाई होती है, ठीक है। इन औषधियों का स्रोत सूक्ष्म जीवी है। तो आपको जब यहाँ पर पेनिसिलिन का इंजेक्शन देखने को मिलेगा, प्रतिजैविक की जो गोली होती है या कैप्सूल होती है, ये सब के सब औषधियाँ होती है और इनका स्रोत यानी कि इनको जो है सूक्ष्म जीव के द्वारा ही बनाया जाता है, ठीक है। यह बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है अथवा उनकी वृद्धि को ही रोक देती है। बच्चों क्या होता है औषधि जब आप मेडिसिन खाते हैं ना तो इससे क्या होता है कि जो बीमारी पैदा करने वाले जो आपके शरीर में सूक्ष्म जीव एंटर कर गया है उसकी वृद्धि को वह रोक देते हैं और उनको मार देते हैं जब आप मेडिसिन लेते हैं तो, और फटाक से आप ठीक हो जाते हैं, ठीक है, मेडिसिन खाते ही। इस प्रकार की औषधि को प्रतिजैविक अथवा एंटीबायोटिक कहते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए बच्चों कि जब हम औषधि का उपयोग करते हैं तो इससे क्या होता है कि औषधि क्या करता है कि बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को वो मार देते हैं और उनकी वृद्धि को रोक देते हैं। और जब इस प्रकार की हम औषधि का उपयोग करते हैं तो हम ऐसी औषधि को जो है यहाँ पर प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहते हैं। तो जब भी अगर आपसे कोई पूछा जाए एंटीबायोटिक किसे कहते हैं तो आप खटाक से इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आजकल जीवाणु और कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियों के उत्पादन हो रहा है। बच्चों क्या होता है कि अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर जो है हमने अभी एक लाइन पढ़ी थी ऊपर में कि सूक्ष्म जीवों का उपयोग जो है हम मेडिसिन बनाने में भी करते हैं, लेकिन वो कौन कौन से सूक्ष्म जीव है चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें बच्चों आजकल के समय में क्या होता है कि जीवाणु, ठीक है, आजकल समय में क्या होता है कि जीवाणु और कवक दोनों आपके सूक्ष्म जीव होते हैं और इनसे क्या होता है कि बहुत सारे प्रतिजैविक आपके मेडिसिन बनाई जाती है, ठीक है। तो जीवाणु और कवक के द्वारा आपकी उनको मार दिया जाता है और उनसे औषधियाँ बनाई जाती है। जैसे कि अभी हम कुछ प्रतिजैविक का नाम ले रहे हैं जिसका नाम है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर स्क्रीन पर, स्ट्रेप्टोमाइसिन, दूसरा है टेट्रासाइक्लिन और तीसरा आपके पास। चलिए हम उसके आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर तो आपको पता चला यहाँ पर कि जीवाणु और कवक को मारकर जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एथ्रोमाइसिन जो होता है कुछ यहाँ प्रतिजैविक हैं और इनका निर्माण जो होता है, जो भी अपने तीनों प्रकार के नाम पढ़े हैं, इन तीनों का निर्माण जो है ये कवक और जीवाणु को मार करके तब किया जाता है, यानी कि उन्हें उसको निर्माण किया जाता है। चलिए उसके आगे देखते हैं। किसी विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्म जीव का संवर्धन करके यहाँ पर है कि आखिर ये इतने सारे टैबलेट जो देखते हैं मेडिसिन वो कैसे बनाई जाती है। तो वो जो होता है बच्चों यहाँ पर किसी विशेष प्रकार के सूक्ष्म जीव को मार करके तब इसका प्रतिजैविक की टैबलेट बनाए जाते हैं जिन्हें अनेक रोगों में चिकित्सक उपयोग में लाते हैं, ठीक है। चलिए आप देखते हैं यहाँ पर आपके पास एक और साइंटिस्ट आ गया है, ये आपको इस फिगर में दिख रहा होगा, ये आपके साइंटिस्ट हैं, इनका नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। इन्होंने पेनिसिलिन, अभी आपने देखा ना पेनिसिलिन, इन्होंने ही पेनिसिलिन की खोज की थी। तो यहाँ पर क्या है कि सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन प्रयोग कर रहे थे। तो यहाँ पर क्या हुआ बच्चों की, ये जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने जो है 1929 की बात है कि इन्होंने क्या किया था कि जीवाणु द्वारा जो रोग होते हैं वो इस चीज पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि ऐसी कौन सी चीज है जिससे जीवाणु रोगों को हटाया जा सकता है। तो उन्होंने पाया कि अचानक से उन्होंने संवर्धन तस्तरी पर हरे रंग का एक फफूंदी के छोटे से उन्होंने जीवाणु देखा। जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने अपनी तस्तरी पर फफूंद के छोटे से बीजाणु देखा। उन्होंने पाया कि यह फफूंद जो है जीवाणु की वृद्धि को यानी जीवाणु को रोक सकता है, ये फफूंद, ठीक है। और यह तथ्य पाया गया
बहुत सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मारे जा सकते हैं। इस प्रकार आपकी फफूंद से पेनिसिलिन की खोज हुई। तो पेनिसिलिन की खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी, ठीक है। और कब की गई थी? 1929 में। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर आगे आगे आपके पास यहाँ पर दिख रहा होगा पशु आहार एवं कुक्कुटक आहार में भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं, जिसका उपयोग पशुओं में सूक्ष्म जीवों का संचरण रोकना होता है। आहार की बात करते हैं भोजन में, ठीक है, या फिर कुक्कुटक आहार होता है, इन सब में प्रतिजैविक का उपयोग किया जाता है। और ऐसा इसीलिए ताकि पशु में भी बीमारी हो सकती है ना, उनमें भी सूक्ष्म खतरनाक वाली बीमारियों को रोकने के लिए उनको भी ये सारे के सारे प्रतिजैविक दी जाती हैं, उनके भोजन में मिला दिया जाता है, ठीक है। प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधों के रोग नियंत्रण के लिए भी करते हैं। तो प्रतिजैविक जो होती है इसका उपयोग जो हम यहाँ पर पौधे में रोग होते हैं उनको भी रोकने के लिए किया जाता है। उससे पहले आपको यहाँ पर जो है एक बॉक्स में एक नोट्स दी गई है, जिसको अच्छे से पढ़ लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। यहाँ पर क्या बता रहा है कि ध्यान रखना चाहिए कि डॉक्टर की सलाह पर ही प्रतिजैविक की दवाइयाँ लेनी चाहिए तथा उस दवा का कोर्स भी पूरा करना चाहिए। यदि आप प्रतिजैविक उस समय लेंगे जब उनकी आवश्यकता नहीं है, तो अगली बार जब आप बीमार होंगे और आपको प्रतिजैविक की आवश्यकता होगी तो वह उतनी ज़्यादा प्रभावी नहीं होगी। इसके अतिरिक्त अनावश्यक रूप से ली जाने वाली प्रतिजैविक शरीर में उपस्थित उपयोगी जीवाणु भी नष्ट कर देती है। सर्दी जुकाम फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावशाली नहीं है, क्योंकि यह आपका रोग विषाणु के द्वारा होता है। अभी हम बात करते हैं यहाँ पर इस बॉक्स में कहने का मतलब ये है कि जब तक आपको डॉक्टर ना कहे कि आपको प्रतिजैविक की टैबलेट लेनी है, तब तक आप उस टैबलेट को नहीं लेंगे। क्योंकि अगर आप उस टैबलेट को ले लेंगे जब आपको ज़रूरत नहीं है, तो अगर आप उसको अगर खा लेंगे ना, तो अगली बार जब आप सचमुच में अगर आप बीमार पड़ेंगे, तो जब आप फिर से टैबलेट खाएंगे तो वो टैबलेट आपकी उतने ज़्यादा काम नहीं करेगा, ठीक है। और साथ साथ क्या करेगा, और जब आपको ज़रूरत नहीं है टैबलेट की फिर भी आप खाए जा रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि आपके बॉडी में रहने वाले अच्छे वाले सूक्ष्म जीव को वह टैबलेट मार सकता है, ठीक है। और सर्दी जुकाम, हमें सर्दी जुकाम हो या फ्लू से बीमारी हो, इसमें अगर हम प्रतिजैविक की टैबलेट खाएंगे ना, तो ये हमारे लिए उपयोगी नहीं होगा, क्योंकि सर्दी जुकाम और फ्लू बीमारी जो होती है ये तो विषाणु के द्वारा यानी कि वायरस की वजह से होता है। इसीलिए जब आपको सर्दी जुकाम या फ्लू हो तो आप प्रतिजैविक की टैबलेट काम नहीं करेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। और कल हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर वैक्सीन के बारे में, जिसे हम टीका भी कहते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बच्चों, मिलते हैं कल की वीडियो में।